नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव खत्म हो चुके हैं। 2 नवंबर को मतगणना है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव की तरफ से कई सारे ऐलान किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया है कि अगर इस बार वो दोनों ही सीट जीत जाते हैं, यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उनकी सरकार बन जाती है, तो वो सत्ता भी पलट सकते हैं। लेकिन किस तरीके से सत्ता पलटेगी, ये आज हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत झा मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण हो सकती है आने वाले राजनीति में और कैसे तेजस्वी यादव ये इतने बड़े दावे कर रहे हैं। तो सर, कैसे लग रहा है कि सत्ता पलट जाएगी? तेजस्वी यादव जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों सीट वो जीत जाते हैं तो वो सरकार बदल देंगे, तो क्या आपके गणित के अनुसार ये कैसे सरकार बदलेगी? मेरी गणित वही ऑलमोस्ट है जो गणित अभी राष्ट्रीय जनता दल कर रहा होगा। दरअसल सिर्फ यह तेजस्वी यादव नहीं, अभी राजद के जिन नेताओं से पूछेंगे आप तो हर कोई यही प्रतिक्रिया दे रहा है कि जैसे ही दोनों सीट हम निकाल लेंगे हम सरकार पलट देंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं। यह कैसे होगा? इससे पहले भी बीते कुछ महीने पहले हम लोगों ने इस पर एक विश्लेषण किया था कि सरकार कैसे गिर सकती है। उस वक्त उपचुनाव भी नहीं हो रहे थे और जो विश्लेषण हमारा था उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल यह दिखाई दे रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल में वो क्षमता है, अगर चीज़ों को बीजेपी के ही कैलकुलेशन के हिसाब से चले, जो बीजेपी जोड़ घटाव की राजनीति करती है, चाहे अन्य राज्यों में कैसे बीच रास्ते में सरकार बन जाती है, कैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण तेजस्वी यादव ने भी दिया, तो उसी आधार पर बनेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा और उपचुनाव को लेकर के लगातार हम अपडेट तो दे ही रहे हैं कि उपचुनाव में कौन जीतेगा। हमारे विश्लेषण में हालांकि तारापुर जदयू को गया है और कुशेश्वर स्थान में राजद बाजी मारता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोनों सीट अगर इफ़ की स्थिति में, इफ एंड बट वाली बात है, अगर दोनों सिचुएशन में विन विन सिचुएशन होता है, चाहे तारापुर में हो कुशेश्वर स्थान में हो, अगर दोनों जगह पे वो जीत जाते हैं, तेजस्वी यादव के कैंडिडेट यानी राजद के कैंडिडेट जीत करके आते हैं, तब सरकार बिहार में कैसे पलटी मार सकती है। क्या बीजेपी को टेंशन लेना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को टेंशन लेना चाहिए? क्या होगा? सवाल यही है। तो फॉर्मूला तैयार करने से पहले जरा दर्शकों को यह समझाना पड़ेगा कि वर्तमान परिदृश्य में सीटों का गणित क्या है, कितने कैंडिडेट किसके हैं, विधायक हैं, और कैसे इसको तोड़ फोड़ की जा सकती है, कैसे हम सरकार पलट सकते हैं। इस फार्मूला के तहत पहले वर्तमान अगर जो सत्ता पार्टी है उनकी बात करें तो उसमें जो फार्मूला हमारे पास है, भाजपा के पास तो 74 विधायक हैं और जदयू के पास जो हम लोग देखते हैं तो इन्होंने 3 निर्दलीय इधर उधर के विधायक जोड़े। अगर निर्दलीय तो एक सुमित सिंह थे, एक बीएसपी को तोड़ा उन्होंने, एक लोजपा को तोड़ा। लोजपा में मटिहानी के राजकुमार सिंह को लाया गया, बीएसपी से जमा खान को लाया गया और निर्दलीय में चकाई के विधायक सुमित सिंह को लाया गया। ये इन तीनों को मंत्री पद दे करके संतुलन बनाए रखा गया है कि मंत्री पद मिला हुआ है तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर तो एक फॉर्मूला हो गया। अब क्या हुआ है कि इनके तो 2 विधायक तो वैसे ये निधन हो गया था, जिनके वजह से अभी उपचुनाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हमने देखा और जो 4 इनके अलग अलग विधायक हैं, 4, एक जीतन राम मांझी के पार्टी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, हम उनके 4 विधायक और मुकेश सहनी के 4 विधायक, इन सब को अगर हम जोड़ के आते हैं तो 126 पहुंचता है और 2 इस उपचुनाव के जीत जाए तो यह एनडीए और मजबूत हो जाएगी 128 विधायक के साथ। तो फिर मुश्किल होगा क्योंकि जादुई आंकड़ा 122 का है, 243 विधायकों की सीट वाली विधानसभा है हमारी, तो इसमें 122 ही जादुई आंकड़ा है। अगर 128 हो जाता है तो एनडीए को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि नहीं, हमारी सरकार गिराना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सरकार सपोर्ट सिस्टम से चल रही है। ऑक्सीजन एक तरफ से मुकेश सहनी दे रहे हैं, एक तरफ से जीतन राम मांझी दे रहे हैं और कुछ निर्दलीय विधायक इनके साथ खड़े होकर के इनके साथ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि यह सरकार चलेगी, बैलेंस है। लेकिन कोई भी इधर उधर होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। सवाल यही उठने लगा कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने यह क्यों कहा कि हम जो है सरकार गिरा देंगे। तो 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक फैक्टर आप जोड़ सकते हैं मुकेश सहनी का, लेकिन मुकेश सहनी में इफ एंड बट वाला सिचुएशन अभी भी बरकरार है क्योंकि मुकेश सहनी खुद विधायक नहीं है,
वो भी रहमो करम पर एमएलसी हैं, उनका भी कार्यकाल जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर इन्होंने कुछ किया तो इनके लिए मुश्किलें इस वक्त बढ़ेंगी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल उनको बैलेंस कर सकता है, उन्हें फिर से एमएलसी बना करके। ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। लेकिन इनके जो विधायक हैं, जो 4 विधायक हैं, उसमें से 3 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड टू बीजेपी हैं। इन लोगों ने बगावत भी कर दी थी। लेकिन मुकेश सहनी एनडीए में खुश नहीं हैं, वो खुश नहीं हैं। इनका इस बात का ऐलान उन्होंने कई दफ़े किया है। यूपी में भी उन्हें इज्जत नहीं दी गई, एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, वहाँ गए तो उनकी मूर्तियाँ जो है जब्त कर ली गई, इनको पहुँचने नहीं दिया जाता रहा। बाद में धमकी देकर भी आए यूपी से टमटमाते हुए। तो इनके जो विधायक हैं, जो 4 विधायक हमारे पास नाम है, एक राजू सिंह हैं, मिश्री लाल यादव हैं, स्वर्णा सिंह हैं, मुसाफिर पासवान हैं। तो राजू सिंह जो है बीजेपी के टिकट पर 2015 में चुनाव लड़े थे, तो भाजपा से एक संबंध है। और जब विधानसभा के चुनाव 2020 में हुए थे तो तेजस्वी यादव द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद इन्होंने कहा था ना कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। बाद में बीजेपी ने इन्हें कहा कि आइए हम अपने हिस्से से आपको सीट देंगे। ठीक ठाक सीट मिली थी और इसमें 4 जीत करके आ गए। लेकिन जो जीते हैं ये सारे उम्मीदवार जो हैं बीजेपी ने अपने पसंद के वीआईपी के टिकट पर खड़े कर दिए। इसमें जो मिश्री लाल यादव हैं वह भी बीजेपी पर चुनाव लड़ चुके हैं इसके टिकट पर। स्वर्णा सिंह हैं, इनके फादर बीजेपी के एमएलसी रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुसाफिर पासवान को आप एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर स्थिति क्या है कि राजू सिंह कई दफ़े बगावत कर चुके हैं। चूँकि जो मुकेश सहनी है, इन्होंने एक बार बगावत की थी मानसून सत्र के दौरान, जब ये शामिल नहीं हुए थे। इन्होंने कहा कि एनडीए में हमारी पूछ नहीं है, छोटे दलों की कोई पूछ नहीं होती है। और ये जब जीतन राम मांझी से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था, पूछा गया कि आप यहाँ मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग छोटे लोग हैं, तो छोटी पार्टी वाले छोटी पार्टी से नहीं पूछेंगे तो बड़े पार्टी वाले हमें कहाँ पूछ रहे हैं। और इन लोगों की तो एक सपना भी है कि हमें एक और एमएलसी का पद, एक मंत्री का पद मिलना चाहिए, चाहे मुकेश सहनी को मिले, चाहे जीतन राम मांझी को मिले। ये डिमांड हमेशा करते रहे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, मानसून सत्र में जाकर के शामिल नहीं हुए, तो इनके ही विधायक ने ये क्या किया कि बगावत कर दी। इन्होंने कहा कि अगर आपको फैसला करना है तो फैसला लेने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। दरअसल वीआईपी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी, लेकिन इनके जो विधायक हैं वो बीजेपी को सुप्रीमो मानते हैं, इनको नहीं मानते हैं। ऐसे में इन तीनों पे हमेशा डाउट रहता है। लेकिन परिस्थिति बदली है। लालू प्रसाद यादव बिहार के सियासत में आकर के बैठ गए हैं, और जब बैठ गए हैं तो केंद्र बिंदु बन चुके हैं। इस धुरी पे लोग घूमते हैं और नीतीश कुमार को भी जो है बयान देना पड़ता है कि गोली मरवा सकते हैं। मतलब लालू प्रसाद यादव की चाल में उलझने वाले बहुत लोग हैं, और नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर लालू यादव जब तक पटना में बैठे हैं कुछ भी हो सकता है। तो ये समीकरण हुआ। तो मुकेश सहनी खार खाए बैठे, अगर खुद चले जाए, चलिए उनको एमएलसी बना दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब क्या फॉर्मूला होता है कि इन तीनों विधायक को शांत करने की कोशिश। अब 4 के 4 अगर चले जाते हैं, सबको तो मंत्री नहीं बना दिया जाएगा। तो 36-37 लोगों को अगर ये बनाना है तो सबको उसको नहीं बना सकते ना। तो मुकेश सहनी में थोड़ा डाउट है। हम फिर एक रास्ता निकालेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कि अगर मुकेश सहनी नहीं तो जीतन राम मांझी कैसे। अब जीतन राम मांझी की पार्टी पे हम बात करते हैं। उनके जो जितने विधायक हैं सब इनके रिश्तेदार हैं। प्रफुल्ल मांझी, ज्योति देवी, जीतन राम, अनिल कुमार, सब समधन दामाद, सब लोग लगे हुए हैं। पार्टी के अपने ही लोग सारे मिल के पार्टी चला रहे हैं। आसमान अपना परिवार चलाते थे। जीतन राम मांझी भी कमोबेश वही कर रहे हैं। संतोष मांझी भी इनके बेटे हैं, खैर वो विधायक नहीं है। तो ये 4 लोग हैं और इनके साथ मजबूती है कि अगर ये लोग अगर राजद की तरफ चले जाएं तो थोड़ा संतुलन एनडीए का बिगड़ जाएगा और इधर जो है ये बहुमत के करीब पहुंचेंगे। अभी तक हमने बीजेपी के कैलकुलेशन कर लिया कि ये मजबूत हो जाएंगे। अब हम आते हैं आरजेडी वाले यानी महागठबंधन वाले सीन पे। हमने अपने विश्लेषण में कहा था कि कांग्रेस के रणबांकुरे जो है वो खामोश इसलिए हो गए क्योंकि लालू यादव ने भरोसा दिलाया है कि हम सत्ता पलट देंगे, और सत्ता पलट देंगे तो कांग्रेस के विधायकों को मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो इस उम्मीद में महागठबंधन बने रहना चाहिए। इस फॉर्मूले के तहत ये लोग शांत हुए थे। अब आते हैं महागठबंधन के गुणा भाग पे। आरजेडी के पास 75 विधायक, सबसे बड़ी पार्टी बिहार की, बीजेपी भी उससे छोटी है। उसके बाद आते हैं कांग्रेस पे 19 विधायक, और इसके साथ ही साथ लेफ्ट में 16 विधायक, सबको जोड़ दें 110 विधायक। और जो एक पार्टी अलग चल रही है लेकिन उसको भी विपक्ष ही कहेंगे,
जो इनकी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, ऑल इंडिया जो है ये AIM वाली 5, तो 115, 2 विधायक जीत के आ गए तो हो गए 117। जादुई आंकड़ा के लिए 5 सीट और चाहिए, यानी 122 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा? 5। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कि आप जीतन राम मांझी के पार्टी से, हाँ, तो उनके चारों विधायक को अगर आप ले आए तो यहाँ पे बीजेपी इनको कुछ नहीं कर सकती है। एक तो ये विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने इनको एकोमोडेट किया था, ये नीतीश कुमार के वफादार बनते घूम रहे थे, तो ऐसे में ये लोग अगर आ भी गए तो ऑफर ये होगा कि संतोष मांझी को डिप्टी CM बनाया जाए, तेजस्वी के साथ एक ऑफर हो गया, डिप्टी CM बनाया जाए, और साथ ही साथ इनके जो कुछ विधायक हैं, कम से कम परिवार के ही लोग, 2 लोगों को, जीतन राम मांझी कुछ नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर मंत्री बनना उचित भी नहीं लगता है, राज्यसभा भेज दें तो ज़्यादा बढ़िया। तो राज्यसभा जाने का एक ऑफर जीतन राम मांझी को मिल सकता है, तो यहाँ पे जीतन राम मांझी एग्री कर जाएंगे, बेटे को डिप्टी CM बना दिया जाएगा, एग्री कर जाएंगे, और बाकी जो 3 विधायक हैं इसमें से हाँ 2 या 1 भी मिल जाए तो काम हो जाए, क्योंकि 3 लोगों को एकोमोडेट कर दिया गया। तो यहाँ पे एक मजबूती है, 121 का पहुँच जाता है। अब एक विधायक की ज़रूरत पड़ेगी, एक विधायक की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप जो है किसको तोड़ेंगे? वहाँ पे 3 ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे गए हुए हैं, तो 3 लोग गए हुए हैं, तो आप निर्दलीय में से तोड़ के देखिए फिर। हाँ, या तो सुमित सिंह से बात कीजिए, सुमित सिंह शायद माने नहीं माने, गारंटी नहीं है, तो फिर आप जो एक बचे हैं, एक लोजपा वाले, एक BSP वाले, इन लोगों से बात करके। लोजपा का क्या लगता है आपको? क्योंकि अभी तो चिराग पासवान भी अभी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन ऐसी कयास लगाई जा रही है कि आने वाले समय में वो भी RJD के साथ जुड़ सकते हैं, तो इसमें साथ रुचिका अगर वो जुड़ भी जाएंगे तो अभी बिहार की सियासत में वो क्या योगदान दे पाएंगे? उनके पास तो कुछ नहीं है ना, तो ऐसे में तो उनकी चर्चाएं खत्म हो जाती हैं। वो चुनाव लड़ने गए हैं, वो चुनाव जीतने की गारंटी वहाँ पे है ही नहीं इनकी, क्योंकि ये सिर्फ वोट काटने के लिए गए, जदयू को नुकसान करने के लिए गए। लेकिन अभी को अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में चिराग पासवान के पास कुछ नहीं है, कैसे योगदान देंगे? लंबे समय की राजनीति में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी काम कर सकती है, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे। लेकिन अभी जो हम कह रहे हैं 1 सीट चाहिए। अब आप मांझी को छोड़ देंगे, जब मांझी का साथ ले लेंगे तो आपके पास मुकेश सहनी बचते हैं। मुकेश सहनी से कैसे हम मैनेज करें? एक को अगर कर लेते हैं तो मुकेश सहनी के पास फैसला करने का पावर होगा कि वो बर्खास्त कर दें, तो ऐसे में विधायकी खत्म हो जाएगी उनकी। तोड़ना होगा तो ठीक ठाक तरीके से तोड़ना होगा, या नहीं तो वो जो 3 अलग अलग विधायक गए थे उनमें से किसी को तोड़ने की कोशिश कीजिए, तब पूरा सिस्टम जो है वो आपको बदल सकता है, आपकी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फॉर्मूला बन रहा है जादुई आंकड़ा से 1 सीट दूर। लालू यादव के दिमाग में चल रहा होगा कि किसको तोड़ सकते हैं, किसी एक को तोड़ करके ले आए तो काम तमाम हो जाएगा। या फिर एक विकल्प और होता है, कोई विधायक गुस्से में इस्तीफा दे दे, फ्लोर टेस्ट हो जाए, तो ये पूरा जो मामला है सेट हो जाएगा, फिर बराबरी वाली बात हो जाएगी, इधर से सेट कर लेंगे ये, तो जादुई आंकड़ा कम हो जाएगा और सरकार जो है राष्ट्रीय जनता दल की बन जाएगी। मतलब यादव अपने बेटे को CM बनते देख पाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। और एक उम्मीद अगर आप जताना चाहें कि चिराग पासवान सांसद तो हैं ही और अभी, लेकिन वो अगर चाहें शामिल होना तो कर सकते हैं कि बिहार में अगर खाता खुलवाना हो तो वो इतना काम कर सकते हैं कि उनके पार्टी में से किसी को उठा करके राष्ट्रीय जनता दल एक MLC कम से कम बना दे, तब जाकर के चीज़ें जो है वो सही साबित हो जाएंगी। बिहार में इनका खाता खुल जाएगा चिराग पासवान का, हो सकता है कि मंत्रालय में भी जगह मिल जाए, तो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और तेजस्वी यादव का सपना पूरा हो जाएगा, लालू यादव का भी सपना पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने इस विश्लेषण से समझा होगा कि किस प्रकार से जो
तोड़ करके राजनीति चलती है। हालांकि पहले से भी चलती आई है और अभी भी ऐसी ही राजनीति अगर देखें तो जैसे जैसे सर ने बताया भी है कि किस प्रकार से अगर कौन सी पार्टी टूटती है तो जाके राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी बनेगी। फिलहाल हम पे ही ज़्यादा दबाव है क्योंकि हम पार्टी के जो 4 विधायक हैं वो सब उनके परिवार वाले हैं, परिवार के हैं। तो अगर जीतन राम मांझी चाहेंगे तो ये सीट यानी ये जो 4 विधायक हैं उनके साथ अगर चले जाते हैं तो आरजेडी की सरकार बन सकती है। हालांकि अभी इस बात पे कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि अभी चुनाव की रिजल्ट नहीं आए हैं। रिजल्ट 2 नवंबर को आने वाले हैं, तो 2 नवंबर के बाद ही इस पर कोई विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन जिस ताकत से, जिस जोश से तेजस्वी यादव हमेशा से ये कहते आए हैं, जब से सरकार बनी है तब से वो यही बातें कहते आते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। तब वो समय आ गया है। अगर ये दोनों विधानसभा की सीट वो जीत जाते हैं तो आने वाले समय में बिहार में अलग राजनीति देखने को मिल सकती है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ PR। धन्यवाद।